तो स्टार्ट करते हैं आज आपकी वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में, और जो कल मैंने आपको कराया था उसके पार्ट फर्स्ट में, उसके आगे की थ्योरी में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं अपना, क्योंकि सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। जब सिलेबस पता रहेगा तो अच्छे तरीके से चीज़ों को करने में हेल्प मिलेगी भाई। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देख लेते हैं भाई, सिलेबस क्या है हमारा। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। आज पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, फिर अच्छे से हम चीज़ें करते हैं। ये पहले सेक्शन ए का सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन ए का सिलेबस देख लेते हैं अभी। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स का सिलेबस। न्यूटोनियन फिजिक्स का सिलेबस, न्यूटोनियन फिजिक्स का सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई। यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनर्शियल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ेंगे भाई हम। मैं इन्हें हिंदी में बता दूं आपको सिलेबस, और साथ साथ हमें एक दो दो सिलेबस को जैसे ही ये सिलेबस लिख लेंगे और इन्हें अंडरलाइन करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा काम खत्म होता रहेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और फिर है डायनेमिक डायनेमिक ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और फिर इसके बाद हमें देखना कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर इसके बाद देखना है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद हमें देखना लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पे। और यहाँ से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है, कोलिजन इन वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोलिजन इन वन एंड टू डायमेंशन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, डायनेमिक ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर मोशन, और फिर है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कोलिजन इन वन एंड टू डायमेंशन क्रॉस सेक्शन। अब मैं आपको ये बता देता हूं, इस यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सब कहां से बनते हैं इसके। तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आना होता है, आप बहुत अच्छे से इस वाले सेक्शन को करेंगे, कोलिजन इन वन एंड टू डायमेंशन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और यहां से इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। छोटा क्वेश्चन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो साथ साथ में मैं आपको बताता भी रहूंगा इंपोर्टेंट, ये कुछ इंपोर्टेंट ही पॉइंट थे, ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और मैं कराऊंगा इन्हें बहुत अच्छे से। बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट के सेक्शन थे, एक बार इन्हें हिंदी में भी देख लेते हैं,
हिंदी में अगर इसकी बात करी जाए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, जड़त्व निर्देश तंत्र। पहला ये क्या हो गया, जड़त्व निर्देश तंत्र, ठीक है। इसके बाद हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम। फिर इसमें हम डायनेमिक ऑफ पार्टिकल एंड रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि इसमें मोशन पढ़ेंगे हम, वृत्तीय और रजुरेखीय पथ पर गति, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी तथा असंरक्षी बल, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, रेखीय तथा कोणीय संवेग, कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन क्रॉस सेक्शन, यानी कि संगत, एक वी में भी पढ़ेंगे और 2 वी में भी पढ़ेंगे, मैं साथ साथ इनको चीजें कराता रहूंगा। तो फर्स्ट यूनिट का ये सिलेबस आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, और फिर सेकंड यूनिट का सिलेबस हम देखते हैं। यूनिट सेकंड देखते हैं। यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में आपको सबसे पहला देखने को मिलेगी रोटेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज। इसके बाद हमें देखना पड़ेगा द कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ये ऊपर का ही पार्ट है, रोटेशनल मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी ऑन horizontal and inclined plane और फिर इसमें देखना पड़ेगा सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन ऑफ ए टॉप, लट्टू का कैसे मोशन करता है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये अब जो मैं बताना जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट बेंडिंग ऑफ बीम and torsion of slender। तो इसे देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन को आपको कौन कौन से फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन को लिए देखना है, तो ये एक रहा, ये क्वेश्चन आपका कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन में, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखना है, आपको लॉन्ग मिलेगा यहां से आपको। और ये आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से शॉर्ट मिलेगा आपको, और रेक्टिलिनियर और सर्कुलर मोशन से भी शॉर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और लीनियर और एंगुलर मोमेंटम से आपको 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है मेरा 15 मार्क्स है, और यहां से आप अगर देखना चाहोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से, इस पोर्शन से, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट
बेंडिंग ऑफ बीम, यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट तक, यहाँ तक ये आपको रिलेशन वाला ये लॉन्ग मिलेगा, यहाँ से लॉन्ग मिलेगा यहाँ से। बाकी इसमें से ज्यादातर चीजें शॉर्ट ही बनती है। सबसे ज्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं यूनिट 4 से बनते हैं, तो आप यहाँ तक का एक बार सिलेबस देख लीजिए। मैं साथ साथ में जब आपको कराऊंगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपका सिलेबस साथ साथ चलता रहेगा, और मैं इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स करवाता रहूंगा, आपको साथ साथ पीडीएफ भी मिलती रहेगी। तो यहाँ तक का नोट कर लिए सभी। ठीक है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में आपको ये यूनिट थर्ड आपकी बहुत छोटी यूनिट मिलेगी, आपको जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगी। सेंट्रल फोर्स मिलेगा आपका शुरुआत में, केंद्रीय बल मिलेगा, ये ग्रेविटेशनल से जुड़ी हुई यूनिट है हमारी, जो आप इंटर 11th क्लास में आप पढ़ के आए होगे। टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा सबसे शुरुआत से ही, छोटा क्वेश्चन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आपको मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से ये एक लॉन्ग मिलेगा आपको 7.5 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ से फिर आगे चलता है रिड्यूस मास, सामान्य द्रव्यमान, यहाँ से भी आपको एक छोटा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट, मतलब 3 मार्क्स का। फिर आपको मिलेगा आगे रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, लॉ ऑफ, पिछले साल यहां से एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसमें पूछा गया था कि कैपलर ने अपने कौन कौन से नियम दिए थे, और न्यूटन ने उसके लिए क्या कंक्लूजन बताया था। तो कैपलर लॉ, तो यहां से क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स में यहां से क्वेश्चन था, कैपलर लॉ, मोशन और प्लैनेट कैसा मोशन करता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे इसमें, यानी कि उपग्रह के बारे में। छोटा एक क्वेश्चन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये रहा यहाँ से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये बहुत छोटी यूनिट है, और इसमें से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे चांस है कि आप यहाँ से पूरे के पूरे नंबर इस यूनिट में लेगा जाओ, क्योंकि बहुत डेरिवेशनल पोर्शन है, और आपका अच्छे से मतलब करा हुआ पोर्शन भी है थोड़ा बहुत यहाँ से। ठीक है, तो यूनिट थर्ड ये थी। यूनिट 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जानी जाती है, यूनिट 4 सबसे लंबी और ज्यादा डेरिवेटिव वाली आपकी यूनिट यही मिलेगी। तो यूनिट 4 में हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कराता है आपको, 15-15 नंबर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड उसका सॉल्यूशन भी पूछता है साथ में, एंड इट्स सॉल्यूशन, और यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन,
इसके साथ कुछ केसेस जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ हमें देखना होता है कि सिंपल पेंडुलम कैसा वर्क करता है। तो ये सारी चीजें, यहां से एक क्वेश्चन मिलता है डैम्प्ड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डैम्प्ड एंड फोर्स, वाइब्रेशन कह दो या ऑक्सीलेशन, वैसा ऑक्सीलेशन के नाम से आएगा आपका। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इसमें आता है। फिर आगे चलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन और प्लेन वेव इन फ्लड मीडिया। यहां से मतलब बहुत कम क्वेश्चन बनता है इससे। और लास्ट ईयर में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बना दिया था भाई। छोटा क्वेश्चन भी मिला था यहां से और बड़ा क्वेश्चन एक ही पेपर में। अरे वाह, कितनी अच्छी बात थी, एक चीज करके जाओ पूरे नंबर लेकर आओ। तो यहां से लास्ट ईयर में फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया हुआ था। और स्टेशनरी वेव जो पढ़ते हो आप, प्रगामी और अप्रगामी तरंगे, और सुपरपोजिशन अध्यारोपण। तो ये सारी चीजें हमें यूनिट 4 में पढ़नी है। एक बार सभी यहां तक का कर लेंगे, हम 1 बाय 1 चीजों को लेकर चलेंगे, सभी यहां तक का नोट कर लेंगे भाई। यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी। तो हम यूनिट फर्स्ट को ही स्टार्ट करके चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने, चलते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक बार हमारे मैकेनिक्स पार्ट को एक बार फिर से। ये हमारी जो सेक्शन ए को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, सेक्शन ए है हमारा न्यूटोनियन फिजिक्स। और न्यूटोनियन फिजिक्स में भी हम सबसे पहले अपना न्यूटोनियन फिजिक्स में भी सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैकेनिक्स यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है भाई। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, डायनामिक में एक, काइनेमेटिक्स में। इसे हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, इसे बोलते हैं हिंदी में बल गतिकी, और इसे बोलते हैं हम शुद्ध गतिकी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम अपना ये देखते हैं डायनामिक किसे बोलते हैं। डायनामिक यानी कि बल गतिकी किसे बोलते हैं। अगर एक मोटे से तौर पे मैं कह लगूँ आपसे कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी भी चीज पे, बल लगा रहा हूं किसी भी पार्टिकल पे, सपोज करो ये हमारे पास पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और मैंने इसमें फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में मोशन होगी। ऑब्जेक्ट में क्या आ गई, मोशन आ गई, गति आ गई। तो हमें एक बात तो यहां से पक्की पता चल गई भाई कि मोशन जो हुई है वो फोर्स के कारण हुई है, और इस फोर्स को भी देखा जा रहा है और साथ में इसे मोशन को भी देखा जा रहा है। यानी कि अगर मोशन जो हो रही है फोर्स के साथ हो रही है तो इसे हम कहां पे पढ़ेंगे, डायनेमिक में पढ़ेंगे। इसे कहां पे पढ़ेंगे हम,
डायनेमिक में पढ़ेंगे। अब ये वर्ड आता है कि डायनेमिक वर्ड किस बात को लेकर बना हुआ है, बल गति की, यानी कि आपने, अच्छा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये जो ये डायनेमिक वर्ड बना हुआ है, एक आप एक चीज रिमेंबर करा रहा होगा यहां से कि भैया एक वो होता है डायन, सुना होगा आपने डायन। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि बल की एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे भैया न्यूटन होता है। क्या होता है भैया? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। लेकिन ये ऐसा ही है, अगर मैं सीजीएस में पूछने लगूं कि भैया सीजीएस में क्या होता है, तो आप कहोगे डाइन होता है। सीजीएस में क्या होती है इसकी यूनिट? डाइन। किसकी यूनिट? फोर्स की। तो एक बात तो पक्की होगी कि डाइन जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है भैया? फोर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ रही है, तो भैया उन सारी चीजों को हम कहां पे पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बल गतिकी में पढ़ेंगे। आई बात भैया तक समझ में सभी को? ठीक है, यहां तक का नोट करेंगे सभी, यहां तक का नोट करेंगे सभी। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने डायनेमिक में। अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। डायनेमिक तो हमें समझ में आ गया भाई। अब हम अपना अगला पार्ट देखते हैं, काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेमेटिक यहाँ तक का नोट कर लिया होगा सभी ने। चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं अपना अगला पार्ट, काइनेमेटिक। काइनेमेटिक इसे बोलते हैं शुद्ध गति की। क्या बोलते हैं भैया इसे? शुद्ध गति की। तो जैसे नाम से ही पता चला है कि भैया इसमें मोशन तो हो रही है, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी पार्टिकल में फोर्स पे तो ध्यान नहीं दिया जाए, और बस ओनली फॉर ओनली किस पे ध्यान दिया जाए? मोशन पे ध्यान दिया जाए, गति पे ध्यान दिया जाए, गति पर ध्यान दिया जाए। तो ऐसी सारी चीजें हम, यानी कि ओनली फॉर ओनली किस पे कंसंट्रेशन रहना चाहिए, किस पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए? मोशन पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, गति पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो इसे हम पढ़ेंगे भैया काइनेमेटिक में। कहां पे पढ़ेंगे इसे हम? काइनेमेटिक में। अच्छा, हमें ये वाली बात इतने अच्छे एग्जाम्पल से समझ में नहीं आई, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए भाई इसके लिए। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना भाई सभी। अगर सपोज करो, अगर मैं एक कोई चीज ले लेता हूं, ठीक है, मान लो सपोज करो मैंने ये ऐसी ही एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है भाई। अब ये पार्टिकल ले लिया जैसे मैंने ये, और मैंने इस पे, इस मार्कर की हेल्प से इस पे फोर्स लगाया। मान लो सपोज करो इस उंगली से मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो आपको स्पष्ट तौर पे पता चल रहा होगा कि ये जो मेरी उंगली है ना, इसके कारण इस उंगली ने फोर्स लगाया और इसमें इस पार्टिकल में मोशन आई। तो भैया इस उंगली के कारण, इस उंगली के कारण इसमें इस पार्टिकल में क्या आया? मोशन आई। तो आप क्या होगे, इसे हम पढ़ेंगे भैया डायनेमिक में। ठीक है जी, यानी कि फोर्स, यानी कि साथ में क्या जुड़ा रहेगा? क्या जुड़ा रहेगा? फोर्स के साथ में प्लस क्या रहेगी? मोशन रहेगी, गति रहेगी। तो भैया हम इसमें किस में पढ़ेंगे इसे? डायनेमिक में। डायनामिक में, यानी कि बल गतिकी में। यदि ऐसा हो कि मैं अपनी उंगली छुपा लूं, इस मान लो ये कोई मेरे पास पार्टिकल और मैं अपनी उंगली छुपा लूं ऐसा हाथ से, तो आपको, और ये मोशन करे बस, तो आपको ये थोड़ी ना पता लगेगा कि मेरी कौन सी उंगली ने फोर्स लगाया इसे आगे भेजने में। तो यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से फोर्स को एक्सप्लेन ना हुआ, बस ओनली फॉर ओनली किस पे ध्यान दिया जाए? मोशन पे ध्यान दिया जाए, केवल गति पर ध्यान दिया जाए, फोर्स पे ध्यान ना दिया जाए। तो ऐसी चीजों को हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक में। किस में पढ़ते हैं भैया? काइनेमेटिक में, यानी कि इसे बोलते हैं शुद्ध, बस ओनली फॉर ओनली शुद्ध रूप से भैया गति होनी चाहिए,
और इसमें क्या होना चाहिए, बल गति की, नाम से ही पता चल रहा होगा बल लगने के बाद में गति आ रही है, तो यहां से ही वर्ड पता चल रहे होंगे कि भैया फोर्स के साथ साथ मोशन आ रही होगी, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ओनली फॉर ओनली मोशन की बात हो रही होगी, फोर्स की बात नहीं हो रही होगी। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि मैकेनिक्स के हमारे कितने पार्ट होते हैं। तो आई होप पहली बात आपको समझ में आई होगी, मैकेनिक्स के यांत्रिकी के हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से आप कहोगे भैया, एक तो होता है डायनेमिक, एक तो होता है भैया डायनेमिक, और एक दूसरा पार्ट होता है काइनामेटिक। काइनामेटिक इसका मतलब है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स के साथ साथ किसको पढ़ते हैं, मोशन को पढ़ते हैं। लेकिन काइनामेटिक में ओनली ओनली मोशन पे ध्यान दिया जाता है, ओनली मोशन को अच्छे से पढ़ते हैं, इसके साथ जुड़े हुए फोर्सों को इतना अच्छे से हम नहीं पढ़ते। आई होप यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां तक का नोट करेंगे सभी। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। चलते हैं भैया आगे। तो इसके बाद हमारा चलता है अगला अपना टॉपिक ले लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं भैया, निर्देश तंत्र। यहां से नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी भी चीज को निर्देशित किया जा रहा है, किसी के रेफरेंस में देखा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, रेफरेंस फ्रेम में हम कौन सी चीजें पढ़ते हैं, तो किसी भी पार्टिकल की, भैया किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या भैया किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो दो चीजें बता दे, बस कितनी चीजें बता दे भैया, दो चीजें बता दे। एक तो भैया पोजीशन बता दे कि वो किस स्थान पे है, क्या है इसकी, किस स्थान पे है, एक तो स्थिति को बता दे, दूसरा उसका मोमेंटम को बता दे कि भैया वो चल रहा है या कैसा, क्या कहानी है, या रेस्ट में है। यानी कि दूसरी चीज वो हमारे संवेग को बता दें। तो यदि कोई ऐसा फ्रेम जो किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, यानी कि किसी भी कण या वस्तु की क्या बता पा रहा है, पोजीशन और मोमेंटम को जो बता दें, यानी कि स्थिति और संवेग को जो बता दें, उसे हम क्या बोल, कैसा फ्रेम बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं रेफरेंस फ्रेम के ही टाइप, यानी कि टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम, टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रेम, यानी कि निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार। तो भैया यहाँ से आगे चीजें आगे बढ़ाते हैं। शायद मैंने आपको पहली वीडियो में भी इसके बारे में बता दिया था कि रेफरेंस फ्रेम कितने टाइप के होते हैं, एक बार और बता देता हूँ चलो। तो रेफरेंस फ्रेम भैया हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भैया, दो टाइप के। पहले वाले को मैंने आपको बताया था इनर्शियल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। और दूसरा क्या बताया था भैया, दूसरा बताया था आपको नॉन इनर्शियल। और आता है यहां से शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से तैयार करना है भाई। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो यहां से हम देखेंगे अजड़त्वीय, अजड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में।
तो वरना इससे पहली वाली वीडियो में अभी आपको बताया था, इन दोनों की बेसिक थ्योरी के बारे में बताया था। एक बार फिर बता देंगे कैसे कैसे ये काम करेगा और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी भी। चलते हैं आगे, यहाँ तक नोट करेंगे सभी। तो पहला देखते हैं हम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी कि जड़त्व निर्देश तंत्र। और दूसरा हमें देखना है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं अजड़त्व निर्देश तंत्र। ठीक है, इन्हें वन बाय वन देखते हैं। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इसके डिटेल के बारे में बता दिया था, आप वहां पे भी जाकर इसे देख सकते हैं। पहला पॉइंट, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सबसे पहला मैंने आपको बताया था, एक अलग से हमें पहला समझना पड़ेगा कि भैया इसका एक वर्ड आ रहा है इनर्शिया। क्या, कौन सा वर्ड आ रहा है? इनर्शिया। इसे हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं भैया? जड़त्व। क्या बोलते हैं भैया इसे? जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? एक मोटे से तौर पे मैंने आपको बताया था, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। क्या है ये? कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है और आप इस पे फोर्स लगाते हो। क्या करते हो? आप इस पे फोर्स लगाते हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो ऑब्जेक्ट की दो स्थिति हो सकती थी, या तो वो मोशन में थी या फिर वो रेस्ट में थी। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो मोशन वाली चीज किस में आ सकती है? रेस्ट में आ सकती है। और रेस्ट वाली चीज किस में आ सकती है? मोशन में आ सकती है। बट ये वाली ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन में, ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन में जो चेंज हुआ है, अपनी पोजीशन में चेंज का क्या करती है? स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है भैया? विरोध करती है, अपोज करती है। क्या करती है भैया? अपोज करती है, अपोज करती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अपनी पोजीशन में अपोज करने के फिनोमेना को ही बोलते हैं हम इनर्शिया। आई होप यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी इनर्शिया। तो सीधी सी बात है, इनर्शिया का कंसेप्ट सबसे पहले किसने लिया होगा भैया? तो इनर्शिया का कंसेप्ट मतलब लॉ के फॉर्मेट में सबसे पहले लिया था न्यूटन ने। तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ में ही बता दिया था। क्या बताया था न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में भैया? उसने ही बता दिया कि मेरा जो फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन का जो मोशन लॉ थे, जो फर्स्ट लॉ में ही उसने बता दिया कि भैया, एक बार यहां तक का नोट करेंगे सभी। उसने अपने फर्स्ट लॉ में ही बता दिया था कि भैया मेरा जो फर्स्ट लॉ है ना, जो मेरा फर्स्ट लॉ है उसका नाम ही इनर्शियल लॉ है। नाम ही उसका क्या है? इनर्शियल लॉ है। तो इसका तक नोट करेंगे सभी। नाम ही इनर्शिया लॉ है, यानी कि जड़त्व का ही नियम है। अब जड़त्व का नियम क्या बताया था कि यदि कोई चीज भैया रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। इसका मतलब है इनर्शिया को लेकर तो उसने बातचीत बता दी थी अपने फर्स्ट लॉ में। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो सीधी सी बात है, जितने भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं वे न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं। ये न्यूटन के लॉ को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, मतलब होल्ड करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे या फिर फॉलो करेंगे। बहुत बढ़िया भैया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है यदि आप कोई फोर्स ना लगाओगे तो वो चीज जो है
यूनिफॉर्मली में चलती चलती चली जाओगी। मान लो पहला यूनिफॉर्मली किसे कहते हैं, एक समान रूप से गति को। यदि कोई चीज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और बाद में भी वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है एक समान रूप से गति होगी। तो सीधी सी बात है, न्यूटन का जो लॉ तो होल्ड हो गया। दूसरी चीज, ये यूनिफॉर्मली मोशन के लिए भी काम करेंगे, यूनिफॉर्मली मोशन के लिए भी काम करेंगे, यानी कि एक समान रूप से गति, एक समान रूप से गति के लिए कौन काम करेगा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एक समान रूप से गति, भैया एक समान रूप से गति होगी तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी कैसी रहेगी भैया, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। दूसरी चीज, जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्सेलरेशन कैसा रहता है वहां पे, त्वरण कैसा रहता है। त्वरण की तो डेफिनेशन ये होती है भैया कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज ना आना चाहिए, बिल्कुल फिक्स बनी रहनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में तो नॉन एक्सीलेटिंग वाली चीजें पढ़नी है, नॉन एक्सीलेटिंग वाली चीजें पढ़नी है, यानी कि अत्वरित वाली चीजें पढ़नी है, त्वरण बिल्कुल भी ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है भैया, यो कहना चाह रहा है a इजकल टू 0 चाहिए। कितना चाहिए भैया, a इजकल टू कैसा चाहिए, 0 चाहिए भैया, उसे कैसे चाहिए, a इजकल टू 0 चाहिए। और a इजकल टू 0 होने का मतलब क्या है, इसे दो फॉर्मेट में बता सकते हैं। v इजकल टू कॉन्स्टेंट होने का मतलब है dx बाई डी टी इजकल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो सकता है, dx बाई डी टी इजकल टू कॉन्स्टेंट, कि भैया टाइम के साथ, टाइम के साथ इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू 0 चाहिए, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं dv बाई डी टी इजिकल टू 0 चाहिए। इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज जो होना चाहिए, d बाई डी टी जो होना चाहिए वो ना के बराबर, मतलब हो वही ना। तो इसका मतलब है ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में पढ़ते हैं। ठीक है भैया, तो एक चीज और, इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, तो भैया इसमें न्यूटन का लॉ होल्ड बिल्कुल भी नहीं होता, सब कुछ काम इसमें फेल हो जाता है। न्यूटन का जो लॉ है वो होल्ड नहीं होता, डज नॉट फॉलो। ठीक है जी। दूसरी चीज, इसमें हम यूनिफॉर्मली मोशन के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, इसमें तो हम सर्कुलर मोशन के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि भैया सर्कुलर का मतलब होता है वृत्तीय गति। या फिर कौन सी टाइप के बारे में बात करेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में। कैसी, रोटेशनल मोशन के बारे में। अब भैया रोटेशनल मोशन कैसी होवे, इसे बोलते हैं घूर्णी गति, इसे क्या बोलते हैं, घूर्णी गति। अच्छा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है। तो ध्यान से समझेंगे इस बात को, एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं इस चीज को। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं भाई इस चीज को। अगर सपोज करो मेरे पास ये कोई, सपोज करो मेरे पास ये कोई पेपर है, ये सपोज करो मेरे पास ये कोई पेपर है। अगर इस पेपर के इस मार्कर को मैं चारों तरफ ऐसा घुमाऊंगा तो ये तो होगी सर्कुलर मोशन। कैसी होगी भैया, सर्कुलर मोशन, वृत्त गति। लेकिन यदि इसके बीच में मैं ऐसा ऐसा करके इसे पेपर को ऐसा घुमाऊंगा तो इसे बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में पता चल गया होगा, यानी कि इसमें एक्सिस का रोल होता है और उसमें चारों तरफ रोटेट करने का, उसमें सॉरी चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चलने का। ठीक है, आई होप आपको सर्कुलर और रोटेशनल में पता चल गया होगा। तो सर्कुलर में तो किसी भी पार्टिकल के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन रोटेशनल में जो एक्सिस है ये इस पॉइंट पे ही, इस पॉइंट के चारों तरफ ही घूमते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ लट्टू जो होता है हमारा, लट्टू टॉप जो होता है उसमें कैसी होती है हमारी रोटेशनल मोशन। लेकिन सर्कुलर जैसे हमारी जो, जैसे सपोज करो हम किसी भी बॉडी को ऐसा बांध के, उससे मतलब किसी भी वस्तु को धक्के से बांध के ऐसे चारों तरफ घुमाए तो वो कौन सी मोशन रहेगी, सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन, जैसा कोई एक लट्टू, बचपन में तो खेले होंगे आपने सभी ने लट्टू को ऐसे चलाए तो उसमें एक कील होती है, उस कील के चारों तरफ अगर कोई घूम रहा है, मतलब वो लकड़ी का जो सिस्टम होता है या प्लास्टिक का जो सिस्टम होता है वो घूमता रहता है, तो इसका मतलब है
वो रोटेशनल मोशन को शो करता है। टॉप जो होता है, लट्टू जो होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल लट्टू है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप किसी भी स्टोन को एक थ्रेड में बांध के, धागे में बांध के चारों तरफ घुमा के भी बता सकते हो। इसके दोनों एग्जांपल, यानी कि ये तो आपको बात पता चल गई होगी। और एक चीज और, जब भैया किसी भी हम सर्कुलर पाथ पे जाते हैं तो प्रत्येक पॉइंटों पे डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, तो सीधी सी बात है, चेंज अगर वेलोसिटी में आ गया तो इसका मतलब है v की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होने की। यहाँ पे v की वैल्यू कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होने की। और जब ये v की वैल्यू कांस्टेंट ना होने की तो इसका मतलब है a की वैल्यू भी 0 नहीं होने की। इसका मतलब है भैया क्या, d2x/dt² डज नॉट 0। और दूसरी चीज dv/dt इजकल टू नॉट 0, यानी कि इसमें हम नॉन एक्सीलेटिंग की चीजें लेते थे, तो भैया इसमें कौन सी लेंगे, इसमें तो हम एक्सीलेटिंग की चीजें लेंगे, यानी कि जिसमें त्वरण उत्पन्न होवे, जिसमें वेलोसिटी में चेंज होवे, तो यानी कि इसमें त्वरित होने वाली चीजें हम लेते हैं। किसमें, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, यहाँ तक का नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अंतर बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। यहाँ तक का नोट करो भाई सभी। ठीक है भाई, नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक एक पॉइंट और देख लो, चलो इसमें इसमें एक पॉइंट और कौन सा आ जाएगा, इसमें ले लेंगे नॉन रोटेटिंग वाली चीजें भी, नॉन रोटेटिंग वाली भी, नॉन रोटेटिंग वाली भी, नॉन रोटेशन वाली या रोटेटिंग वाली, घूमने वाली चीजें भी। अगर घूम गया तो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा, तो नॉन रोटेटिंग वाली इसमें आती है। रोटेटिंग वाली किस में आओगे भैया, इसमें रोटेटिंग वाली भी इसमें आओगी, घूर्णन करने वाली भी। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेस्ट। इसका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जाम्पल है भैया स्टडी एयरक्राफ्ट। मोटे से तौर पे एक दो एग्जाम्पल ही काफी रहते हैं, मतलब स्थायी वायुयान, स्थायी उड़ान भरता वायुयान, या कोई बिल्कुल स्टेट में जा रही हो कोई चीज। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इसका, भाई बिल्कुल स्टेट में जा रही है और वो चेंज ना हो उसकी वेलोसिटी, वो वाला भी हो सकता है। और इसका नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का बेस्ट एग्जाम्पल आपका अलग से भी पूछा जा सकता है, अर्थ। ठीक है भाई, पृथ्वी कैसा फ्रेम है, तो आपको बताना नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अगर कोई आपसे पूछने लगे क्यों, इसका रीजन बताओ, भैया इस वजह से एक तो वो रोटेट करती है, उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता रहता है। अब आप सोचोगे कि वेलोसिटी में चेंज कैसे पता लगेगा, हमारे घंटे में तो रोज सेम होते हैं और सभी का लेकिन नहीं, टाइम में थोड़ा अंतर आता रहता है। टाइम में अंतर आने का मतलब है वेलोसिटी में उसने कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जब तो लीप ईयर होता है, जब तो एक दिन फालतू एक दिन कम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो
उसकी वेलोसिटी में जरूर से जरूर चेंज आ गया होगा, और जब चेंज आ गया होगा तो चेंज आने को ही हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी में चेंज यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है उसे हम कहां पे पढ़ेंगे, हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम पढ़ेंगे। समझ में आ गई होगी आपको कि अर्थ क्यों नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। अगर मैं आपसे बात कर लगूं, चाहता मैं इस टॉपिक को यहां से छोड़वा भी सकता था, आपसे बोल सकता था कि ये आपने अच्छे से तरीके से कर रखा होगा, लेकिन इस बुक का ही नाम न्यूटोनियन फिजिक्स है, तो सीधी सी बात है भैया, न्यूटन के लॉ तो हमें अच्छे से पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ये बुक बनी हुई न्यूटन के लॉ पे है। क्योंकि न्यूटन के लॉ से पहले जो भी फिजिक्स थी उसका नाम था क्लासिकल फिजिक्स। क्या फिजिक्स था उसका नाम? क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल को हिंदी में बोलते थे चीर सम्मत यांत्रिकी। लेकिन जैसे ही इसमें सबसे ज्यादा न्यूटन के लॉ अप्लाई होने लगे, तो इस वाली क्लासिकल फिजिक्स को बोले जाने लगा न्यूटोनियन फिजिक्स। तो आई होप आपको पता लग गई होगी भैया, न्यूटन के लॉ तो सबसे पहले इसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है भैया, न्यूटन ने अपने जो लॉ दिए थे वो कितने नियम दिए थे? तो आप कहोगे भैया उसने 3 नियम दिए थे। पहला तो उसने दिया था फर्स्ट लॉ। क्या दिया था उसने? फर्स्ट लॉ। इसके बाद उसने कौन सा दिया था? ये मोशन के थे, ये सेकंड लॉ दिया, सेकंड लॉ दिया। और उसने तीसरा नियम भी बताया थर्ड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है भैया, तो फर्स्ट लॉ को देखते हैं। फर्स्ट लॉ का उन्होंने क्या नाम रखा भैया? फर्स्ट लॉ का नाम रखा उन्होंने इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का जड़त्व जड़त्व का नियम। दूसरा लॉ क्या दिया भैया उसने? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम लॉ, चेंज इन मोमेंटम लॉ, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का नियम। ठीक है भाई, थर्ड लॉ उन्होंने क्या नाम बताया था? एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है भैया, इन्हें लेके हम आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। उसने अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था? उसने अपने फर्स्ट लॉ में बताया था यदि कोई चीज रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहती है, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर यदि कोई चीज मोशन में है, यानी कि गति में है, तो भैया गति में ही रहना चाहती है वो। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा, जब तक वो चीज विराम अवस्था से विराम अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था से गति की अवस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसका मतलब ये हो गया, यदि हम एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बाह्य बल की वैल्यू कैसी करते हैं भैया? 0 करते हैं, तो हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाओगी? कांस्टेंट हो जाओगी। या तो ये कांस्टेंट हो जाओगी या फिर वो रेस्ट में हो जाएगा। तो जब भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये रेस्ट में, तो रेस्ट में, यानी कि उसमें वेलोसिटी का तो कोई केस नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज हमें याद रखनी है कि पहले केस में वेलोसिटी कैसी रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी यदि एफ एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, हमें इसमें से यही बात सीखने को मिली। और वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? जब एक्सेलेरेशन कैसा रहता है? 0। त्वरण कैसा रहता है? 0, यानी कि एक्सेलेरेशन कैसा रहता है? 0। ठीक है भैया,
अब ये एक्सेलेरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो बताया तो था मैंने, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। लेकिन भैया यहाँ पे तो वेग परिवर्तन हो ही ना रहा, v कैसा है, वेलोसिटी कैसी बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है, तो a को तो भैया यहाँ पे 0 ही होना पड़ेगा। ये बताया था फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखते हैं हम न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ में हम देखते हैं क्या भैया, न्यूटन का अगर स्पेशल चीज बताओ ना, सेकंड लॉ जो सबसे ज्यादा कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया इसकी जो इस पे फोर्स लगता है किसी भी पार्टिकल पे, यानी कि उसका जो मास रहेगा, और किसी भी मास पे यानी कि द्रव्यमान पे आप बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो वो उसके जैसे लगाना पड़ेगा। कैसे, अगर सपोज करो 1 किलो की चीज है कोई, और उसे धकेलने के लिए 1 किलो जैसा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई 50 किलो की चीज है तो 50 किलो जैसे तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये। और दूसरा एफ किस पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलेरेशन पे भी डिपेंड करता है। भैया एक बात बताओ, कोई बहुत तेजी से आ रहा है और कोई धीमे धीमे आ रहा है, तो उसे रोकने, मान लो सपोज करो एक छोटा बच्चा साइकिल लेके आया और बहुत आराम आराम से आ रहा, तो हम उसे रोक सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि कोई बहुत तेजी से साइकिल लेकर आ रहा है, एक्सेलरेशन बहुत तेजी से, उसको वेलोसिटी बहुत तेजी से उसकी, तो उतना ही उसे रोकने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एफ भैया इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है एम ए के। और आप कहते हो एफ जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक फोर्स कांस्टेंट आ जाता है ये। लेकिन ये कुछ हद तक न्यूटन की इस बात को फॉलो नहीं कर रहा कि चेंज इन मोमेंटम की बात को फॉलो नहीं कर रहा। तो भैया किस बात को फॉलो कर रहा है, तो मेन बात है न्यूटन का ये वाला रूप इतना शुद्ध नहीं है जितना शुद्ध है F इजिकल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि आप मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज करते हो तो फोर्स बन जाता है। भैया फोर्स की डेफिनेशन क्या है, बल की डेफिनेशन, तो बल की डेफिनेशन तो यही है जो किसी की भी पोजीशन में, जो किसी की भी पोजीशन में चेंज कर दे। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि भैया अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, और कोई चीज मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। कौन, फोर्स। तो सीधी सी बात है, फोर्स ने क्या करा, उसकी मोमेंटम को चेंज कर दिया, संवेग को परिवर्तित कर दिया। तो इसका मतलब है हम सभी ये भी जानते हैं संवेग का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का P इजिकल टू एम वी, और जैसे मैं P की वैल्यू यहां पर रखता हूं तो F इजिकल टू आता है डी एम वी बाई डी टी, और M रहता है हमारा कांस्टेंट, तो यहां से F इजिकल टू एम बाहर आ जाता है, और डी वी बाई डी टी क्या बन जाता है, ये A बन जाता है। तो F का फॉर्मूला ये बन गया ना, तो हम इस वाले फॉर्मूले से ये वाला ला सकते हैं। तो ज्यादा शुद्ध जो है ये है, तो इसी वजह से ये सेकंड लॉ भी इसी की बात को मैं पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड लॉ पे। भैया थर्ड लॉ कहता है यदि कोई दो चीज है, यदि कोई दो चीज है, मान लो एक चीज हो रही दूसरी चीज हो रही, अगर यो इस पे फोर्स लगा रहा है तो यो दूसरी वाली चीज भी इस पे फोर्स लगाओगी बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वाला अगर ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है तो इसे कहता हूं F12, और दूसरे वाला जो पहली वाली पे फोर्स लगा है तो F21। ये रहता तो इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन के कारण इसमें आ जाता है माइनस। इसी वजह से इसे बोला जाता है एक्शन रिएक्शन लो। इसका मतलब है जब भी कोई चीज एक चीज पे फोर्स लगा रही होगी तो दूसरे वाली चीज भी पहली वाली पे फोर्स लगाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया जब पहली वाली चीज फोर्स लगा रही है क्या उसी समय दूसरी वाली भी लगा रही होगी या कुछ टाइम ले रही होगी। तो कहने का मतलब है ज्यादा शुद्ध अवस्था में ऐसा माना गया है, एक्सपेरिमेंटल तौर पे ऐसा माना गया है कि जैसे ही आप एक्शन करोगे तुरंत रिएक्शन मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे ही आप एक चीज से दूसरी चीज पर फोर्स लगाओगे तो दूसरी वाली भी इंस्टेंटली एक्शन होते के साथ ही रिएक्शन पे फोर्स लगा दे, यानी कि इक्वल फोर्स उस पर तुरंत लग जाएगा अपोजिट उसमें। ये वाली चीज हमें मतलब अच्छे से देखनी है। अच्छा कोई अगर पूछने लगा कि भैया न्यूटन के जो मोशन के लॉ थे वे किस बात को अच्छे से दिखा रहे थे, किस डेफिनेशन को अच्छे से दिखा रहे थे,
तो आपका एक ही आंसर आना चाहिए कि भैया न्यूटन के जो लॉ थे वे ओनली फॉर ओनली फोर्स की डेफिनेशन को दिखा रहे थे, यानी कि उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को, और उसकी नॉर्मल वे में देख लो, यहां भी फोर्स है, यहां भी फोर्स है और वहां भी तो फोर्स है, तो तीनों जगह जब फोर्स की बात हो रही है तो भैया न्यूटन के जो लॉ है स्पेशली किस बात के लिए बने हुए हैं, न्यूटन के लॉ बने हुए हैं भैया फोर्स को लेकर। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन्हीं सारी चीजों को हम आगे लेकर अपना काम करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, यहां तक का नोट करो सभी। साथ साथ क्लास नोट्स देखते रहेंगे, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दूंगा, एक तो काफी कम टाइम है हमारे पास में, पर मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें कराऊंगा, बेसिक टू एडवांस, बढ़िया तरीके से, गजब एकदम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी तथा असंरक्षी बल। भैया ये क्या होता है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएगा, आपको अच्छे तरीके से याद रखना भाई शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से मतलब बनने की पूर्ण रूप से संभावना। बहुत सारी डेफिनेशन होते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की, मुख्यतः हम डेफिनेशन देखते हैं दो तरीके से, दो तरीके से। पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं, इसकी एक परिभाषा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा के आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन। एक देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पर, यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के आधार पर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के आधार पर हम किसकी डेफिनेशन, तो सबसे पहले हम इसमें भी एक ऐसी कर लेते हैं जिससे कि हमें इसका क्लासिफिकेशन करने में आसानी होगा। तो पहली हम डेफिनेशन देखते हैं कंजर्वेटिव की, किसकी, कंजर्वेटिव की, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल। अब इसे समझेंगे कैसे, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करो मान लो 5 यूनिट बनी हुई थी, 5 यूनिट बनी हुई थी। जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ना फेंका जाता है, और ये एक इनिशियल अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गए, एक ट्रिप के बाद वापस आता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 यूनिट ही बनी रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि कोई भी पार्टिकल को अगर जब हम ऊपर की तरफ ना फेंकते हैं, तो वो एक फाइनल हाइट पर पहुंचने के बाद में वो जब एक ट्रिप पूरा करके आता है, चक्कर पूरा करके आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, 5 थी तो 5 ही बनी रहे, यानी कि अनचेंज रहे काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे फिनोमेना को या ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स। दोबारा से समझेंगे, किसी भी पार्टिकल को मैंने ऊपर हवा में फेंका और उसकी पार्टिकल की हवा में फेंकते वक्त उसकी एक
यहां से लेकर यहां तक की काइनेटिक एनर्जी सपोज करो 5 बनी हुई थी और आते वक्त भी उसकी 5 ही रहे, तो ऐसे वाले उसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। लेकिन यदि चेंज हो जाए, यदि चेंज हो जाए, यदि काइनेटिक एनर्जी पहला 5 थी और अब या तो ये वो 4 रह जाए या फिर 6 हो जाए, तो ऐसे वाले फोर्स को बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। समझ में आई भाई यहां तक की बात आपको? यानी कि काइनेटिक एनर्जी के आधार पर कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो हम किसी भी पार्टिकल को ऊपर हवा में उछाल रहे हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी अनचेंज ही रहे। इसका मतलब अनचेंज कब रह सकती है? जब उस पर कोई एयर रेजिस्टेंस ना लगा हो। मान लो इस बॉल को आप ऊपर की तरफ ना फेंक रहे हो, हवा अपना प्रभाव ना दिखावे। दूसरी चीज ग्रेविटी का कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन ये सारी चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, तो हम फिर भी जो है, फिर भी हम इस चीज को मान के चलते हैं कि मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वैक्यूम में कैसा हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि भैया अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव, और चेंज नहीं आ रहा तो कंजर्वेटिव। यानी कि जो चेंज नहीं आए, कोई परिवर्तन ना हो तो संरक्षी, और परिवर्तन आ जाए तो असंरक्षी। आई बात यहां तक ये आपको समझ में? ठीक है, अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पर देखते हैं। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा भैया वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम होती है जो W होता है ना, वो W कब आता है, वर्क कब आता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के कारण। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं W इजिकल टू हाफ, ऐसे भी कह सकते हैं के, एक सेकेंड, ऐसे भी कह सकते हैं K2 माइनस K1। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया होगा वही क्या बन गया होगा भैया, W बन गया होगा, कार्य बन गया होगा। तो यही क्या थी हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम थी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को कैसे समझेंगे, तो वे वाली बात मैं आपको समझा रहा हूं भाई। ठीक है, तो ध्यान से समझो भाई। अगर सपोज करो मेरे पास में कोई ये पार्टिकल है, ये मान लो पार्टिकल है और इसे यहां तक जाना है, इस पॉइंट तक जाना है मतलब, तो ये जब यहां तक जाता है तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव वर्क होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। लेकिन जब वो एक राउंड ट्रिप पूरा करके वापस आता है उसी स्थान पर, तो हम ये मानते हैं नेगेटिव वर्क होता है। क्या मानते हैं कि भैया ऋणात्मक कार्य हुआ है। तो इसका मतलब है जब इसको दोनों को फाइनल वर्क देखा जाएगा तो पॉजिटिव को और नेगेटिव को, जब भी आप मान लो इधर से पॉजिटिव वर्क हुआ था +5 और उधर से आते वक्त हुआ था -5, तो इधर से +5 और इसका -5, जब इन्हें आप क्या करते हो, इसका नेट वर्क निकालते हो, कुल कार्य निकालते हो, यदि उसकी वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई। यदि उसकी वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई, तो आप कह दोगे कंजर्वेटिव है। अगर इसकी वैल्यू कैसे आ गई, 0, तो आप कह दोगे संरक्षी है। यदि ऐसा हुआ कि भैया नेटवर्क कुल कार्य या नेज कार्य कुल कार्य, यदि ऐसा हुआ कि 0 नहीं आता है, तो इसे हम कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव। क्या कहेंगे भाई इसे हम, नॉन कंजर्वेटिव। ये वाली बात आपको समझ में आई अच्छे तरीके से? यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। एक बार और बता देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम को, कि भैया कोई भी हमारे पास ये पार्टिकल है, जब ये एक पाथ फर्स्ट है, ये हमारा पाथ फर्स्ट से जाता है अपने स्थान पे पहुंचता है, तो इसका वर्क को हम मानते हैं पॉजिटिव वर्क। और लेकिन ये जब उसको वापस उसी चक्कर पे एक साइकिल पूरा करके वापस आता है तो उसे मानते हैं नेगेटिव वर्क। तो जब इन्हें दोनों को ऐड किया जाता है, प्लस मान लो सपोज करो +5 को और -5 को, तो हमारी वैल्यू आती है 0। यदि 0 आ गई तो नॉन कंजर्वे, वो 0 आ गई तो कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षी। अगर नेटवर्क हमारा 0 नहीं आया तो इसे क्या कहेंगे, असंरक्षी। क्या कहेंगे भैया इसे, असंरक्षी। ये आपको
दोनों तरीके से इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आपसे अगर पर्टिकुलर ये पूछा है कि भैया नाम से पूछा कि काइनेटिक थ्योरी के आधार पर डेफिनेशन दो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की, तो फिर ये वाली। अगर वो आपसे पूछा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के आधार पर दो, तो ये वाली। अगर वो ये कुछ भी ना कहे, बस ये आपसे कहे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की कोई सी भी डेफिनेशन दे दो, तो आप कोई सी भी एक देखा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट डेफिनेशन इसकी काइनेटिक एनर्जी के आधार पे ही आपको देखानी चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं यहां से। ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप लेते वक्त इसको आसानी से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ये थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक का नोट करेंगे सभी और आगे चलते हैं हम। चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ चीजें समझने जाएंगे भाई। क्या चीजें समझने जाएंगे? एक कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट के रूप में काम करेगा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रेखीय, इसे बोलते हैं हम लीनियर। क्या बोलते हैं भैया इसे? लीनियर। एक वर्ड पढ़ा होगा आपने कोणीय, इसे बोलते हैं हम विस्थापन, वो सॉरी, इसे बोलते हैं हम एंगुलर। क्या बोलते हैं इसे हम? एंगुलर। चलो एक हम इस चीज को एक पार्टीशन के हेल्प से देख लेते हैं भैया, लीनियर और एंगुलर, क्योंकि ये दो वर्ड बहुत ज्यादा हमें अच्छे से पढ़ने हैं। अगर ये दो वर्ड का बेसिक कंसेप्ट हमें पता चल गया तो आगे हमें आसानी रहेगी। कुछ बच्चों को पता भी होता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम। ठीक है, तो लीनियर देखते हैं हम। जब पहला चीज, जब कोई चीज एक स्थान से, मान लो बिल्कुल सीधी रेखा में, स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे, यानी कि सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है, तो इसे बोलते हैं हम लीनियर। यदि कोई चीज इस स्थान से दूसरे स्थान पे यहां तक जाना चाहती है, यदि कोई चीज घूम के जाए, ऐसा एंगल बना के जाए, या फिर ऐसा इधर से जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर। क्या बोलते हैं इसे भैया हम? एंगुलर, कोनिया, एंगुलर बोलते हैं हम, एंगुलर। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी चीज। एक वर्ड होता है लीनियर, लीनियर वेलोसिटी। क्या वर्ड होता है? लीनियर वेलोसिटी। ठीक है भैया, रेखीय, रेखीय वेग, और रेखीय वेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। v इक्वल टू होता है dx बाई डी टी। लेकिन दूसरे वाला होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं भैया कोणीय, कोणीय वेग। तो ये क्या होता है? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, तो डी थीटा बाई डी टी, यानी कि एंगल के साथ टाइम में चेंज, इसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम में चेंज, विस्थापन के साथ। दूसरी चीज हमारा होता है लीनियर एक्सीलेशन, लीनियर एक्सीलेशन, रेखीय त्वरण, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए होता है हमारा dv बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, कैसे लिख सकते हैं इसे? d2x बाई डी टी स्क्वायर। लेकिन एक होता है हमारा एंगुलर, एंगुलर एक्सीलेशन, एक्सीलेशन, इसे हम बोलते हैं कोणीय, कोणीय त्वरण। इसे हम कहते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। इसे हम लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये चीज हमें आगे को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, तो इन चीजों को आप नोट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें हमारी इनके हेल्प से ही चलती रहेंगी। यहाँ तक नोट करेंगे भाई सभी।
चलते हैं भाई आगे। अब हमें ये देखना होगा, कुछ हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कुछ होती है हमारी रोटेशनल एंगुलर रोटेशनल इक्वेशन। तो जो आपने हमारी तीन इक्वेशन होती है मोशन की, पहले वाले नंबर की इक्वेशन होती है उसे हम लीनियर में पढ़ते हैं, रेखीय समीकरण है ये, रेखीय समीकरण। और ये है हमारी दूसरे नंबर पर इधरली साइड में हमारी ये कोणीय कोणीय समीकरण, कोणीय समीकरण। ठीक है, तो आप पहला पढ़ते होगे, पहली जो इक्वेशन होती है हमारी वो होती है v इजकल टू यू प्लस ए टी। अगर कोई आपसे पूछा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और ये किसकी डेफिनेशन को शो करती है, तो आपको बताना भैया एक्सेलेशन को शो करा है। किसको शो करा है वो, हमेशा एक्सेलेशन को। अगर आप देखोगे ना यहाँ से, तो ये v माइनस यू बाई टी बन जाएगा और इजिकल टू ए हो जाएगा, तो कर रही है ना एक्सेलेशन को। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी हमारी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी हमारी वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यहाँ पे हमारी v तो होती है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इसे बोलते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग। और u होता है हमारे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसे बोलते हैं हम प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और a होता है हमारा रेखीय त्वरण, यानी कि लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन अभी बताया था आपको, रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण। और s क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, s क्या था हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और t तो आपको पता ही है सब, टाइम ही होता है। लेकिन अब ये वाली इक्वेशन ही एंगुलर रोटेशन इक्वेशन में कैसे चेंज हो जाओगी, कोणीय समीकरणों में कैसे चेंज हो जाओगी। तो जहां हमारा क्या था, u था, उसकी जगह हम यूज करेंगे ओमेगा नोट, और v की जगह यूज करेंगे हम ओमेगा, और a की जगह हम यूज करते हैं क्या, अल्फा। a की जगह क्या यूज करते हैं भैया, अल्फा। और s की जगह, डिस्प्लेसमेंट की जगह यूज करते हैं थीटा, और टाइम की जगह टाइम ही। तो हमारी पहली इक्वेशन जो बन गई होगी, आप कहोगे पहली इक्वेशन बन गई होगी ओमेगा इजकल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई होगी थीटा इजकल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन हमारी बनी होगी भैया ओमेगा स्क्वायर इजकल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। इन्हें हम प्रूफ भी करेंगे भाई, इन्हें भैया हम प्रूफ करेंगे, इन्हें, ये हमारे सिलेबस में भी है, इन्हें हम प्रूफ भी करेंगे भाई। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, तो यहां तक के नोट करेंगे सभी को। अगर कोई आपसे पूछने लगा भैया यहाँ पे ओमेगा नोट क्या था, तो आपको बताना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक प्रारंभिक कोणीय वेग। तो भैया ओमेगा क्या था, तो इसे कह देंगे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अंतिम कोणीय वेग। और क्या था हमारा, अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसे हमने बोला था क्या, कोणीय त्वरण। और क्या था भैया हमारा, थीटा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वो भी डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एंगुलर, यानी कि कौन से वाला भैया, कोणीय डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वाला, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
आई होप यहाँ की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जब तक का नोट करेंगे भाई सभी। एक मैं इसका न्यूमेरिकल करा देता हूँ। एक कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव पे एक न्यूमेरिकल आता है छोटा, तो उसे देख लेते हैं और न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे क्लास हम लास्ट कर देंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का केस है वो, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का। तो यहाँ से देखते हैं भाई हम। इफ ए फोर्स if a force F vector is equal to 2xy plus z square I cap plus x square j cap plus j cap 2xz k cap, or then so that it is a conservative फोर्स। तो ये शो करना है हमें, कंजर्वेटिव फोर्स हमें इसमें शो करना है भाई। यदि बल का मान इतना दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि यह कंजर्वेटिव होगा। ठीक है भाई, कंजर्वेटिव होने के लिए कर्ल एफ वेक्टर की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं आप कैसे करते हो। ठीक है, अगर मैं एक मोटे से तौर पर कह लगूं, डेल मल्टीप्लाई एफ वेक्टर की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? यहाँ पे 0 आनी चाहिए। एफ की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो आप इसकी कंपैरिजन भी कर सकते हो। कैसे? एफ वेक्टर को ऐसा मान के चलो, एफ एक्स आई कैप प्लस कंपैरिजन कर दो एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो यहां से आप कंपैरिजन करोगे तब तो एफ एक्स की वैल्यू यहां से आएगी 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और एफ वाई की वैल्यू यहां से कितनी आएगी भैया? एक्स स्क्वायर, और एफ जेड की वैल्यू कितनी आएगी भैया यहां से? 2xz। ये मैं आपको ये भी प्रूफ करके बताऊंगा कि कर्ल एफ वेक्टर 0 कब किस केस में होगा, कंजर्वेटिव का केस ही क्या क्यों बनता है इसका। ये सारे फॉर्मूले आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं अभी। तो हम ये वाली टर्म्स लेकर चलते हैं इसकी एलएचएस के तौर पे। एलएचएस के तौर पे डेल मल्टीप्लाई एफ वेक्टर, तो सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। वी नो डेट डेल की वैल्यू कितने बच्चों को पता? तो आप कहोगे डी एक्स, सॉरी, आप कहोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी वाई डी जेड के कैप। इसका जैसे ही आप इसके साथ में इस वैल्यू को लिखोगे, डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई डी जेड के कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में ले लोगे? इसके साथ में, इन वैल्यू के साथ में ले लोगे। कौन कौन सी वैल्यू के साथ में? 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और इसका मतलब आई कैप प्लस इसका क्या लेकर चलोगे भाई? एक्स स्क्वायर जे कैप, और प्लस क्या होगा? 2xz के कैप। तो जब इसको आप इसका मैट्रिक्स फॉर्म सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म तो सभी को आती होगी करनी आप लोगों को, आई कैप जे कैप और के कैप। तो जब इनको सॉल्व करते हो तो डी वाई डी एक्स और आई का क्या केस बनता है यहाँ पर? 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और इसका क्या केस बनता है? डी वाई और एक्स स्क्वायर, और के का क्या केस बनता है? डी वाई डी जेड और 2xz।
जब इसे आप मैट्रिक्स को सोल्व करते हो, इस डिटर्मिनेशन को सोल्व करते हो, तो आंसर क्या आता है? 0। इसका मतलब है यदि आपका आंसर 0 आ जाए तो कंजर्वेटिव होगा। यदि आपका आंसर 0 आ जाए तो कंजर्वेटिव होगा, संरक्षी होगा। यदि 0 ना आए, यदि 0 ना आए, यहां पर लिख देता हूं मैं, यदि 0 आंसर आया, आंसर कितना आना चाहिए भैया? 0, तो आप कहोगे कंजर्वेटिव है, संरक्षी है। अगर 0 ना आए, 0 ना आए तो नॉन कंजर्वेटिव है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीजें अच्छे से पता चली होगी। आप यहाँ तक की सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर गए बहुत अच्छे तरीके से। और दोनों क्लास को, जो स्टूडेंट इस वाली क्लास के लिए नए हो, पहली वाली क्लास को भी अच्छे से देख लेना। वैसे ही इसमें भी मैंने सारे आपको बेसिक कंसेप्ट ही बताया है। तो जो कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को।